नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह कंटेंट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है इस कंटेंट में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है एग्ज़ाम में। तो प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक का संस्कृति का जो काल है दोस्तों वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द के बारे में आप सुने होंगे, तो आर्य शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन, याद रखिएगा, श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो है वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे दोस्तों मुख्यतः जो है वो नगरों में निवास नहीं करते थे पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को दोस्तों नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था, इनमें से कौन फसल का ज्ञान? तो जो है तंबाकू का जो दोस्तों ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बाकी जो गेहूं और चावल का ज्ञान था वैदिक काल के लोगों को। याद रखिएगा, तंबाकू इसमें ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के दोस्तों जो वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी हैं धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो सरमन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्रकल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जो कंटेंट है वो आपसे मिस ना हो और आपको हेल्प हो कुछ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में दोस्तों प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति जो है उसके बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा वेद में? तो याद रखिएगा, ऋग वेद में दोस्तों वैदिक युग की संस्कृति जो है उसके बारे में सूचना दी गई है ऋग वेद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनका कौन सा? तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या आपको बताना है। वेदों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा दोस्तों 4 वेद हैं, 4 वेद हैं वेदों की संख्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों की संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से रई या वेद रई कहलाते हैं? रई या वेद रई कहलाते हैं, निम्न में से कौन से संयुक्त रूप से हैं? तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दोस्तों ये तीनों वेद संयुक्त रूप से रई या वेद रई कहलाते हैं। या नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्य चीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सत्यमेव जयते हैं उपनिषद से लिए गए हैं। प्रश्न है किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, पशुपालन जो था दोस्तों वो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद में, सामवेद को दोस्तों भारत संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। याद रखिएगा, आदि ग्रंथ कहा जाता है भारतीय संगीत का सामवेद को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है?
प्रथम विधि निर्माता कौन है चारों ऑप्शन में से? तो जो चाणक्य है दोस्तों उन्हें प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, प्रथम विधि निर्माता चाणक्य को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, याद रखिएगा प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस कंटेंट को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले महत्वपूर्ण कंटेंट आपसे मिस ना हो। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में आपको बताना है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो याद रखिएगा ऋग्वेद के दोस्तों 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है, शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, 18 है दोस्तों पुराणों की संख्या, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में मुख्य जो लक्षण है किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की, प्रकृति की दोस्तों मुख्य जो लक्षण है वैदिक धर्म का वो प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए? तो इंद्र देवता के लिए दोस्तों ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो पहले तो आप याद रखिएगा जो ये शूल्ब सूत्र है एक पुस्तक है और यह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति पुस्तक के संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृतमयोमा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये तो आप स्कूल में पढ़े होंगे, तो ये लिया गया है तो दोस्तों याद रखिएगा ये उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे भारत में, पंजाब में बसे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों जो ये ऋग्वेद है ये होता या होत्री को सुमेलित करता है और यजुर्वेद अर्धवयु को सुमेलित करता है, सामवेद उद्दात को सुमेलित करता है, जो अथर्ववेद है ये ब्रह्मा को सुमेलित करता है। तो इस याद रखिएगा ये सभी लाइन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अप्रोसय क्यों कहा गया है? वेदों को दोस्तों अप्रोसय क्यों कहा गया है ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई है, वेदों की रचना दोस्तों देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अप्रोसय कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो उलूक कनद जो है दोस्तों वो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम दोस्तों कहा जाता है, गौतम। ऑप्शन नंबर डी गौतम है प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो बादरायन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
कौन सा मंडल है दोस्तों जो सोम को समर्पित है ऋग्वेद का? तो वह है 9वां मंडल दोस्तों। ऋग्वेद का 9वां मंडल वो है सोमदेव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध जो दशराज राजाओं का जो युद्ध दशराज था वो युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर। उसके बाद 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा है? तो दोस्तों ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में दोस्तों अछूत की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया माइनर स्थित जो एशिया माइनर स्थित बोगाच कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र नातस्य का उल्लेख मिलता है जो एशिया माइनर स्थित बोगाच कोई का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए प्रश्न है गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं कौन? तो आपको बताना है जो स्वर्ण आभूषण है वो प्राचीन भारत में निष्क से नाम से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो पतंजलि को कहा जाता है। देखे होंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तक हैं तो उपनिषद जो पुस्तक है वो है दर्शन पर दोस्तों उपनिषद पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्प होने वाला है इस कंटेंट में, या प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सूची ए और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपको। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों सुमेलित करना है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो ए है वो जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। इसका सुमेलित जो है वो ऋग्वेद का दोस्तों ये 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। और यजुर्वेद का दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जो बी है यजुर्वेद सुमेलित होता है स्रोत एवं कर्मकांड से, ये ठीक है। और सामवेद संगीतमय स्रोत से दोस्तों सुमेलित होता है। और जो अथर्ववेद है ऑप्शन नंबर डी वह तंत्र मंत्र वशीकरण से सुमेलित होता है। तो ये मिलान हो गया। तो देखते हैं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है, आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधुपाल नदी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वो शासक थे कैके के शासक थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कठोपनिषद में प्राप्त होता है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। जो वैदिक नदी है कुभा, जिसे काबुल भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफ़गानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन पर दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से दोस्तों लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अंतरजी खेड़ा स्थल की खुदाई से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका जो संकलन है दोस्तों जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं, इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी शामिल नहीं है तो भागवत इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। निम्नांकित में भागवत जो है वो प्रस्थानत्रयी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किस पे, तो दोस्तों मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सुमेलित करना है आपको दोस्तों, चार दिया है, चार दोस्तों दिया है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। या किससे सुमेलित होता है आपको बताना है दोस्तों। तो जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है। जो अथर्ववेद है दोस्तों औषधियों से संबंधित है, जो 3 नंबर दिया है औषधियों से संबंधित है। और जो ऋग्वेद वह है ईश्वर और महिमा फितिल, ईश्वर और महिमा फितिल से संबंधित है। उसके बाद यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद दोस्तों बलिदान विधि से संबंधित है। और जो सामवेद आता है, सामवेद संगीत से संबंधित है। तो ये मिलान सही जवाब हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। जो चरक संहिता नामक पुस्तक है दोस्तों वो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, किस विषय से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक, तो आप बताइएगा चिकित्सा नामक विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता, यजुर्वेद इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद वैदिक योगिन सभा क्या है। वैदिक योगिन सभा क्या है दोस्तों, तो वह है मंत्री परिषद थी। वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो याद बताना है दोस्तों आपको सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जो ऋग्वेद है दोस्तों वो सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में दोस्तों प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह थी गणतंत्र थी दोस्तों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो वह वैदिक युग से अभिव्यक्ति हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी।
दस्तकारी दोस्तों जो कौन सी है, जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो याद रखिएगा इसका लुहार, जो लुहारागिरी है वो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है दोस्तों वैदिक सभ्यता से जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो सुमेलित करिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो आपको हम बताते हैं इसका जो आर्यवेद है, धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है और शिल्पवेद जिसे अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो सुमेलित करना है। जो आर्यवेद है दोस्तों, आर्यवेद का ऋग्वेद हो जाएगा, आर्यवेद का ऋग्वेद। और बी जो धनुर्वेद है, धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद और गंधर्ववेद का हो जाएगा सामवेद और शिल्प जो अर्थशास्त्र वेद है इसका अथर्ववेद हो जाएगा। ये सही सुमेलित है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों का वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को दोस्तों वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो जो है ये जो सेकेंडवें मंडल से 7वें मंडल तक के दोस्तों जो मंडल है वो वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। सेकेंडवें मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस वेद की जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? किस वेद में जादू माया, जादू टोना और वशीकरण का दोस्तों वर्णन है? तो वो मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्यवेद आर्य संगीत इंगित करता है। आर्य संगीत इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, कुल 10 मंडल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आर्य भारत में संभवतः आए। जो आर्य है वो भारत में संभवतः आए तो कब आए थे? तो मध्य एशिया से, मध्य एशिया से दोस्तों आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट है कौन सा वेद असंत गद्य रूप से भी रचित है? कौन सा वेद दोस्तों असंत गद्य रूप से भी रचित है? तो है यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, अथर्ववेद में मिलता है इसका उल्लेख। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम जो संस्था थी वो कौन सी थी? तो विदत थी। विदत संस्था दोस्तों प्राचीनतम ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों। तो जो शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था दोस्तों प्रचलन में कब आई? तो इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? महाकाव्य काल से, सूत्र काल से, उत्तर वैदिक काल से या ऋग्वैदिक काल से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। जब उच्च वर्ण की जो नारी दोस्तों होती थी वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी, तब इसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। याद रखिएगा। वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता है? वैदिक युग में दोस्तों यव को क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता था वैदिक युग में यव को जो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। अर्थव को क्या अर्थ है? अर्थव का दोस्तों क्या अर्थ है?
अर्थव का। तो याद रखिएगा पवित्र जादू अर्थ है अर्थव का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करना है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है। तो जो शिक्षा है, कल्पसूत्र है, निरक्त है और छंद है, इसका सुमेलित करना है, कौन सा हो जाएगा, किससे सुमेलित होगा। तो शिक्षा है दोस्तों वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र वो कर्मकांड से संबंधित है, निरक्त है दोस्तों वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है, और छंद है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार किसे कहा जाता है, तो पाणिनि को कहा जाता है। याद रखिएगा प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। निम्न में से कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम है, तो वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति दोस्तों प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा दोस्तों दी जाती है रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण कौन सा है। प्राचीनतम पुराण किसे कहा जाता है, कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से। तो मत्स्य जो पुराण है वो प्राचीनतम पुराण कहा जाता है, मत्स्य पुराण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में आपको बताना है जो सबसे पवित्र नदी है वो किसे माना गया है। तो सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, तो कुल कुटुंब दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। कुल कुटुंब इकाई थी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उस प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंद्र, इसका राइट आंसर। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्राचीन देवता इंद्र हैं जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो अथर्ववेद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रा यानी संहिता को कहा गया है, माना गया है दोस्तों, शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका। सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्ठोम यज्ञ किससे संबंधित है। तो राजसूय यज्ञ है वो है दोस्तों राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है, और जो है अश्वमेघ यज्ञ है वह है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यंत्र है, इसका ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। और सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन में किया जाने वाला यज्ञ है वो वाजपेयी यज्ञ से संबंधित है, वाजपेयी यज्ञ से संबंधित है। और अग्निष्ठोम यज्ञ है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस को पान किया जाने वाला, ये हो जाएगा डी। तो इसका सही सुमेलित संबंधित हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सुमेलित करना है आपको। आधुनिक नाम सूची 1 ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और सूची 2 आधुनिक नाम है, किससे संबंधित है। परुष्णी जो है ये रावी से संबंधित है, आधुनिक जो नाम है रावी से संबंधित है। उसके बाद
सतुद्रिक है, सतुद्रिक वो सतलज से संबंधित है, अस्कनी है वो चिनाब से संबंधित है, और बिपाशा है वो ब्यास से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की जो दोस्तों कुल संख्या है, याद रखना है आपको, 16 है संस्कारों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सुमेलित करना है। जो ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आस्य विवाह और प्रजापत्य विवाह है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो ब्रह्मा विवाह है, ब्रह्मा विवाह वो समान वर्ण या जाति विवाह है, इससे संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन से। देव विवाह है, जो देव विवाह है, देव विवाह दोस्तों वह है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह इसका हो जाएगा। और आश्रय विवाह वो कन्या मूल्य के रूप में एक नई जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह है, ये सी हो जाएगा। प्रजापत्य विवाह है, बिना दहेज का विवाह कहलाता है प्रजापत्य विवाह। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं बोलना चाहिए। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह, ये सही सुमेलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गंधा विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह किससे संबंधित है? तो जो दोस्तों गंधा विवाह है उसे प्रेम विवाह कहा जाता है, प्रेम विवाह कहा जाता है दोस्तों, ये गंधा विवाह जो आजकल ट्रेंड में चला है। उसके बाद आसुर विवाह किससे संबंधित है? कन्या को खरीद कर किया गया जो विवाह है दोस्तों, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह वह है आसुर विवाह कहलाता है, आसुर विवाह। नेक्स्ट है दोस्तों राक्षस विवाह है प्रजापति पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। और पेशाच विवाह दोस्तों सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह वो पेशाच विवाह कहलाता है। हम लोग देखते हैं 3 ऋण में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन? तो है दोस्तों मातृ ऋण, जो 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति वो है गैरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड जो संस्कृति है वो है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW, धूसर मृदभांड को दोस्तों PGW कहते हैं। स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है? तो हो जाएगा दोस्तों इसका भगवानपुर, हरियाणा के प्रांत में भगवानपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऋग्वेद में अघन्य वज्ञ योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सुमेलित करना है दोस्तों संग्रहित भागदूत छता छत्री अछवाप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो संग्रहित है वो कोषाध्यक्ष से संबंधित है, भागदूत है वो कर संग्रहकर्ता से संबंधित है, छता या छत्री जो है वो दोस्तों पासे के खेल से राजा का सहायक से संबंधित है, और जो अछवाप है वह प्रतिहार या राजा प्रसाद का राक्षस से संबंधित है, राक्षस से संबंधित है। तो ये सही सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा महत्वपूर्ण कंटेंट है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? कौन सा ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में से जल या समुद्र का देवता कहा गया है? तो वरुण को दोस्तों जल या
समुद्र का देवता कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके लिए दोस्तों टास्क है, आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आपको हम बता देते हैं, 3 कर्मों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो सूर्य, सावित्री, मित्र, विष्णु। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके का प्रश्न पूछा जाता है। यह महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा और इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और मिलते हैं इसी तरह के एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।